वेलकम बैक। हमने पहले के लेक्चर में कुछ कम्युनिकेशन में आगे बढ़ चुके थे, तो थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन। कम्युनिकेशन क्या होता है पता है आप लोगों को, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी आपको पता है ना। तो अभी बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है भाई, फीचर्स कैसे कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो टू वे प्रोसेस है, डायनामिक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इसमें इन्वॉल्व होती है। देन क्या है, कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज टू। तो ये कुछ क्या थे उसके फीचर्स थे, है ना। अब उसके जो इंपॉर्टेंस थे वो क्या थे भाई, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं उसका भी। देखो पहला था इंक्रीज इन साइज, इसलिए वो इंपॉर्टेंस है बिकॉज बिजनेसेस आर इंक्रीजिंग इन साइज। देन ग्रोइंग स्पेशलाइजेशंस, तो हर सेक्टर का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन अब बढ़ता जा रहा है, हर एक में अलग अलग स्पेशलाइजेशन की अब डिमांड हो रही है, तो इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है भाई मार्केट में अभी सबको आगे आना है। देन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, पहले लेबर्स के लिए कोई ट्रेड यूनियन या कोई उनका कोई अलग से यूनियन या अलग से ग्रुप्स नहीं हुआ करता था, बट अब वो होने लगा, तो इसलिए हमें ट्रेड यूनियन का भी ध्यान रखना होगा, और उनका ध्यान रखने के लिए हमें उनका ध्यान रखने के लिए हमें हमारा कम्युनिकेशन अच्छा करना होगा। देन ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करने भाई, एम्प्लॉइज की पटनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उनमें झगड़ा हो और वो बातचीत ना करे। अगर एम्प्लॉय से बातचीत नहीं करेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, तो हमें वो भी मेंटेन करते रहना है। देन पब्लिक रिलेशन, अब सिर्फ एम्प्लॉय कंपनी के अंदर के लोगों की बात नहीं है भाई, बाहर के लोगों के साथ भी कंपनी का रिलेशन अच्छा रहना चाहिए। देन इट्स अ पर्सनल एसेट, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक पर्सनल एसेट है, खुद का एसेट है, हमसे इसे कोई और नहीं छीन सकता, है ना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो नेक्स्ट है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई प्रोसेस क्या थी, पहला प्रोसेस था कि पहले एक आइडिया डेवलप करो, फिर उसके बाद में उसे एनकोड करो, भाई उसको किस तरीके से आपको देना है इसके बारे में सोचो और उसे एनकोड करो। देन आता है आपका ट्रांसमिट, जब आपका मैसेज जा रहा है, ऑन इट्स वे है। देन आता है जब रिसीवर को रिसीव हो जाता है, तो जब रिसीव हो जाता है मतलब आपका कम्युनिकेशन वन साइडेड कंप्लीट हो गया। देन रिसीव होने के बाद क्या होता है, रिसीव होने के बाद जो रिसीवर है उसको डिकोड करता है, उसे वो एकदम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करता है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बाइनरी हम डालते तो एबीसीडी है, बट वो प्रोसेस में क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है, मतलब वो सारी चीजें ऐसी हम जो भी वर्डिंग्स आ रहे हैं वो उसके इसमें डिकोड कर रहा है। उसके लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं ए, तो वो डिकोड करता है, जैसे 1 लिख रहे हो तो 0 1 है, जो भी है उसका बाइनरी नंबर 0 1, तो वो ऐसे उसको अंदर अपने इसमें डिकोड करता है, तो वैसे भी रिसीवर को अपने दिमाग में उसको डिकोड करना होगा। देन आता है फीडबैक, डिकोड हो गया, आप समझ लिए मैसेज क्या, तो फीडबैक तो देना जरूरी है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे वो प्रिंट कर देता है हम जो लिख रहे हो, तो वो हो गया उसका फीडबैक। मतलब भाई हम जो लिख रहे हैं, हम ए लिख रहे हैं और कंप्यूटर में भी ए ही प्रिंट हो रहा है, मतलब क्या रहा है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ रहा है, उसको हमारा उसके साथ कम्युनिकेशन सही है। जैसे अगर हमने ए लिखा और स्क्रीन पे बी टाइप हो रहा है तो गड़बड़ है भाई, कंप्यूटर में गड़बड़ है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, उसे ठीक करना होगा। तो उसका फीडबैक कैसे हो रहा है कंप्यूटर का, ABCD हमें दिखा के। तो वैसे ही ह्यूमंस में भी हमें फीडबैक चाहिए, ह्यूमन से भी हमें रिप्लाई चाहिए, किसी ना किसी तरीके का तो रिप्लाई हमें चाहिए ही। तो ये कुछ छह स्टेप्स थे जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं। बट ये 6 स्टेप कंप्लीट होने में कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी कोई ना कोई नॉइस पैदा हो जाती है, कोई बैरियर आ जाता है, कोई तो हर्डल आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमें ये सारे हर्डल्स को हटाना होगा या मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होगी। अगर हमने ये सारे हर्डल्स को हटा दिया और मिनिमाइज कर दिया तो फिर हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और या अगर ये हर्डल्स रहते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बराबर से कंप्लीट नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की बहुत से चांसेस है। तो आपको ये क्या कुछ चीजें कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी होंगी। अब ये तो था आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, एज यू नो, मुझे तो बार बार बताने की जरूरत है क्या, नहीं मैम अब तो आदत हो चुकी है। तो अभी क्या करो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एक बार जाके रीड करो, क्योंकि हमें इसका मैंने तो फटाक से रिवीजन ले दिया, बट आपके पास टाइम है तो आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। तो आप पहले क्या करोगे, इसे पॉज करोगे और इसे पहले जाके रीड करोगे, ठीक है ना। रीड कीजिए फिर हम आगे। तो चलिए, आपका रीड करना हो गया, मैं अज्यूम कर रही हूँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है
स्पीड कम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो क्या है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए PEC जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए हमें 3 स्टेप्स है, मतलब 3 तरीके से, 3 ऐसे क्या दिए प्रिंसिपल्स दिए हैं अलग अलग तरीके से। पहले कुछ 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बोले गए हैं, 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जिसके बिना आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। देन जो सेकंड दिया है वो 7 C's दिया है, 7 C's दिया है जिसके बिना आप कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हो। फिर बाद में थोड़े जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं, जनरल प्रिंसिपल्स बोल सकते हो या फिर इंपॉर्टेंट ही है ये भी, तो हमें इसको याद रखना। जनरल प्रिंसिपल या फिर आप क्या बोलोगे इसको, मोस्ट टू बी रिमेम्बर्ड, अगेन टू बी रिमेम्बर्ड, तो याद रखो भाई ये बहुत जरूरी है। तो अभी ये 3 में से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है और 7 C's है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा ध्यान इन दोनों पे दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, 7 C's एंड जनरल प्रिंसिपल, ये मिलाकर आपका कंप्लीट होता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे आप पॉइंट्स पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ना भाई ना, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे, बहुत नई नई चीजें पता चलेगी, कुछ कुछ चीजें बहुत रिपीटेटिव है, आई एग्री, बट देन अगेन चीजें ऐसी ही है ताकि आपका ये इजी भी हो जाए। तो आपका रीडिंग कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपको पढ़ना कैसे हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ज्यादा नई नई चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, वही 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 है भाई, तो इसलिए डिफिकल्टी है क्या, कुछ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो पहला जो है ना हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, इसमें का जो पहला प्रिंसिपल है वो है अंडरस्टैंडेबल मैसेज। पहला जो है अंडरस्टैंडेबल मैसेज, अंडरस्टैंडेबल मैसेज मतलब क्या, आपका पहला पहला जो प्रिंसिपल बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई आप जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो ना वो समझ में आना चाहिए, ऐसे वेग नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करो। मतलब अभी आप बोल रहे हो कि हाँ यार कोरोना वायरस है क्या करें, और आप लगेज बोल रहे हो कि अरे तेको पता है क्या US में ना मेरा भाई है ना उसने ऐसे ऐसे किया है। दिस इज लाइक जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। कंफ्यूज हो जाता है ना रीडर, क्या बोलना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है यार। तो इसके लिए आपको ये जो मैसेज जो है ना समझने लायक होना चाहिए। और इसमें समझने के लिए एक और चीज है कि जो आपका जो जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसे कौन सी लैंग्वेज समझती है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा भाई, जो आपका मैसेज हो वेग ना हो, और आपके मैसेज में जो आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो आपका जो रीडर है, जो रिसीवर है, उसको ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो वो मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा। और मैसेज में से बड़े 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 वर्ड्स हमें फेंकने नहीं है, हमें इजी लैंग्वेज में समझाना है, मतलब सामने वाले की अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से। जैसे अगर कोई कंपनी का CEO है उसको थोड़े बड़े हाई फंडू वर्ड्स, थोड़ा और फॉर्मल वर्डिंग्स यूज की तो उसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई वो CEO है, उसकी इंग्लिश तो इतनी अच्छी होनी है, तो उसे ये चीज समझ में आएगी। तो उसके साथ ऐसे बड़े बड़े वर्ड या शो ऑफ करने में कोई दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल नहीं होंगे, हम आराम से कर सकते हैं। इडियम फ्रेजेस भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई समझो बेटा अभी अभी वो इंजीनियरिंग क्लियर किया और उसकी इंग्लिश कोई इतनी खास नहीं है, ओके इंग्लिश है, मतलब समझ में आ जाती है, बोलने आ जाता है, काम चला हुआ है, आराम से काम निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन का काम नहीं है। उसके सामने आप जाके बड़ा बड़ा कोई वर्ड उसको मेल कर दोगे तो भाई वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा क्या लिखा है आपने। भले ही उसको इंग्लिश आती है बट उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश का कम है आपसे, तो आपको उसी के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैसेज सेंड करना होगा। तो इसलिए जो पहला जो आपका 3 इंपॉर्टेंट रूल्स में जो पहला प्रिंसिपल है ना वो है अंडरस्टैंडेबल मैसेज। आपका कम्युनिकेशन में जो आप मैसेज देना चाह रहे हो वो कैसा होना चाहिए भाई, वो समझने, सामने जो रिसीवर है उसको समझना चाहिए, वैसा आपका मैसेज होना चाहिए, उसकी सोच से मिलता जुलता होना चाहिए, उसकी सोच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको संस्कृत बहुत अच्छी आती है और आपने किसी को संस्कृत में मैसेज किया तो भाई वो कुछ नहीं समझ पाएगा, बोलेगा भाई क्या क्या बोल रहे हो, अहम गच्छामी करते रह जाओगे, वो समझेगा नहीं कि क्या बोल रहे हो। तो आपको क्या बोलना है, ओके बाय बोलना है, अहम गच्छामी नहीं बोलना है। तो आपको इसीलिए
आपको ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल मैसेज में ही आपको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंडर। ये देखो यहाँ पे भी यही है, सेंडर की क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंडर ही ना, क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर। भाई तो आपको खुद का भी समझना है कि भाई अगर आप सेंडर हो तो आपने जो मैसेज भेजा है वो फैक्ट्स के साथ, क्या हम बोल रहे हैं, याद रखो, फैक्ट्स पे बेस्ड हो, ना कि कोई हाइपोथेसिस पे बेस्ड हो। हमने हाइपोथेसिस का मीनिंग पढ़ा है, तो आपको क्या है, आपको फैक्ट्स पे बेस्ड आपको आपकी कन्वर्सेशन करनी है, हाइपोथेसिस पे नहीं करनी है। अगर आप खुद के मन के ओपिनियंस ही ज्यादा दोगे आपके लेटर में या आपके कन्वर्सेशन में, तो लोग आपको ज्यादा भाव नहीं देंगे। अगर आप आपका ओपिनियन दे रहे हो बट उसको सपोर्टिंग विद फैक्ट्स, तो भाई आपको लोग ज्यादा मानेंगे। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंडर भी बहुत मायने रखती है आपके कम्युनिकेशन में। यानी भैया आप कौन हो, आप कैसे हो। बहुत अब एक इंसान होता है ना, देखो जो बहुत ही बोल बच्चन होते हैं, भाई फेंकना बहुत फेंकते, तो हमें पता है ये जो बोल रहा है ना फेंक रहा है, तो हम उस पर भरोसा करते ही नहीं। और एक इंसान है जो बहुत सिंसियर है, हमेशा सिंसियरली रहता है, सिंसियरली बातें करता है और सिंसियर है भी, तो वो कभी कुछ फेक भी देना तो हम उसकी बात पे भरोसा कर लेते हैं, बिकॉज वी नो कि ही मस्ट बी स्पीकिंग द ट्रुथ, उसकी इमेज वैसी है। बट एक इंसान है जो बहुत बोल बच्चन है, तो हम उस पर भरोसा नहीं करते। तो इसलिए आपको जो भी बात करनी है, अपने को खुद को पहले इतना स्टैंड करना है कि हम जो बात कर रहे हैं ना सही बात कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे। और क्या खुद को सही साबित करना है तो वी नीड ऑलवेज सम और द अदर प्रूफ। तो उसके लिए हमें हमारे फैक्ट्स को, हमारे बातों को फैक्ट्स के साथ जोड़ के बातें करनी है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि भाई आज ना मुझे लगता है ना कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में 10 लाख क्रॉस हो जाएंगे। अब लगता है, अगर उससे बेटर है अगर आप बोलो ऐसे कि कोरोना वायरस के केसेस ना इंडिया में 9.5 लाख हो चुके, ना सॉरी 9.5 लाख नहीं, 9,50,000 हो चुके हैं, तो लोग आपकी बात को मान लेंगे कि चलो हाँ भाई 9,50,000 हो गए हैं केसेस, तो 10 लाख तो आराम से हो ही जाएंगे। तो आपका क्या है, आप जो बातें कर रहे हो लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। आप बोलोगे अरे इतना कोरोना का ये है वो है, देखो ना बाहर कैसे लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, भाई बिल्कुल सही नहीं है ये चीज, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। लोग आप पे भरोसा ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब नया आया था कोरोना, लोगों ने एक दूसरे पे ज्यादा भरोसा नहीं किया था। जब लोग बोल रहे थे, नानी मार्च की बात, जब लोग बोल रहे थे कि भाई ये डेंजरस है, आ चुका है हमारे पुणे में, हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लोगों ने बिल्कुल केयर नहीं किया। हाँ चलते रहता है बोले, अरे ऐसे थोड़ी ना फैलता है, इससे कुछ नहीं होता बोल के छोड़ दिया था। उस टाइम पे अगर आपने जिन लोगों ने ऐसे बोला ना, अरे डेंजरस है यार, यू डोंट अंडरस्टैंड, इट इज डेंजरस, भाई बहुत जल्दी फैलता है, आपने को इतना रिस्क नहीं लेना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। बट यही चीज को अगर आपने फैक्ट्स के साथ बोला रहता तो लोग थोड़ा बहुत भरोसा कर लेते कि हाँ यार सही बोल रहा है। जैसे पतंजलि का भी केस है, कोरोना, किसी को भरोसा नहीं है कि इसने बना लिया, और एक्चुअल में था भी नहीं, भाई फेकू था वो चीज, पूरा फेक था। उबानो को अपनी बात पे पलट भी गए, तो ये क्या हुआ, एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी गई कि भाई फेकता है यार, ये ज्यादा ही बोलता है आयुर्वेदिक, जबकि पतंजलि के बहुत से प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा खासा केमिकल मिला होता है, प्योर आयुर्वेदिक है ही नहीं। स्टिल हम लोग बोलते हैं प्योर आयुर्वेदिक है बोलते हैं, बट अभी लोगों को उसकी असलियत पता चल रही है। ये कैसे पता चली? क्योंकि लोगों ने इसको फैक्ट्स के साथ जोड़ा और बताया कि देखो ये चीजें वो अपने इसमें यूज कर रहे हैं इसका, और ये ऐसा केमिकल है, ये हार्श केमिकल है, या फिर ये केमिकल बाकी की चीजें भी यूज करती है। डू यू नो फैक्ट कि ना हिंदुस्तान यूनिलीवर जो इंडियन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो अपना फेयर एंड लवली एंड ये वाला, वो लोग जहाँ से अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं, जहाँ से अपने सारे प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, सेम वही प्लेस से पतंजलि भी अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। अब टू प्रूव दिस आई विल सेंड यू अ लिंक, ठीक है। तो ये है, ऐसा है केस कि नहीं, अगर मेरे पे यकीन है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए वेयर डज पतंजलि मेक इट्स प्रोडक्ट, या ठीक है, तो आप वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे काफी जो उसकी चीजें है ना सेम वही जगह पे बनती है जहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की चीजें बनती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट मेनी ऑफ द थिंग्स। ऐसा नहीं कि सारी पतंजलि की चीजें
खराब है, नहीं, कुछ कुछ सच में अच्छी है जेन्युइनली, बट द थिंग कि वो शो ऑफ कर रहे हैं ना कि हम प्योर आयुर्वेदिक है, दैट इज रॉन्ग। इसलिए अब लोगों का भरोसा भी कम हो रहा है। अब मैंने आपको ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की, आपको मेरे पे भरोसा होगा क्या? मे भी हो, मे बी ना हो। इफ यू आर अ ट्रू फॉलोवर ऑफ पतंजलि तो बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। बट देन अगर मैंने अभी के अभी आपको गूगल सर्च करके बताया और बताया कि देख लो यहाँ लिखा है, तो आप मेरे पे भरोसा करोगे। दो आई कांट शो इट, प्रॉब्लम है, नहीं तो आई हैव, तो आपको क्या करना है, आप भी गूगल सर्च कर लो, देन यू विल बी ट्रस्टिंग मी, थोड़ा बहुत तो भी। सो यही डिफरेंस है कि आपको खुद की क्रेडिबिलिटी बनानी होगी, तो सेंटर को अपनी क्या करनी होगी, क्रेडिबिलिटी बनानी होगी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज how the message is affecting the receiver, how the message is affecting the receiver। भाई रिसीवर पे इसका क्या असर हो रहा है, रिसीवर के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, क्या वो गुस्सा हो रहा है, क्या वो खुश हो रहा है, क्या उसको समझ में आ रहा है, या वो कंफ्यूज हो गया, या फिर वो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई, या तो उसको समझा ही नहीं कि क्या बोला है, पूरा ब्लैंक है, और या तो जो भी बोला सब हवा में चला गया, सिर के ऊपर से फ्लोट हो रहा है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी आपको देखना है कि हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। अगर रिसीवर को समझ में आ गया तो वो अच्छे से रिप्लाई दे देगा, अगर नहीं उसके फेस पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, उसे आपका मैसेज मिला नहीं है, तो आपको इसका भी ध्यान देना होगा। तो ठीक है, तो क्या 3 चीजें हमने देखी। पहले अंडरस्टैंडेबल मैसेज, ऐसे मैसेजेस भेजने हैं जो रिसीवर को समझ में आए। देन सेकंड इज क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर, सेंडर की क्रेडिबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना है, मतलब सेंडर को भी खुद की क्रेडिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। देन हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर, रिसीवर पे उसका असर क्या हो रहा है, उसका बिहेवियरल चेंज क्या हो रहा है, उसे मैसेज समझा है या नहीं समझा है, ये सारी चीजों का भी हमें ध्यान देना होगा। तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स के लिए, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके ऊपर अपना हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। अगर ये 3 चीजों का हमने ध्यान रखा तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर होगा, है ना, ठीक है। देन हमें जो बैरियर्स है, ये तो हमने पढ़ाई है कि जो बैरियर्स है हमें उसका ध्यान रखना है और उसे ओवरकम करना है, या तो उसे एटलीस्ट मिनिमाइज कर देना है, या नल इफेक्ट उसका रखना है, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, है ना। देन इसके बाद हमने देखा था कि क्या था, हमने 7 C's हमें देखना है कम्युनिकेशन का। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, बिकॉज एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भाई दिल जान जान सब कुछ है, खून है, ये नहीं सीखा तो कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे, ऐसे बोलना है इंस्टीट्यूट। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। जो पहला सी है वो है क्लैरिटी, है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके बोलने में या आपके मैसेज में। देन है कंप्लीटनेस, ठीक है। थर्ड है आपका कंसाइन, कंसाइजनेस, ओके, कंसाइजनेस। देन फोर्थ है आपका कंक्रीटनेस, तो कंक्रीट। देन फिफ्थ है आपका कर्टेसी, सिक्स्थ है करेक्टनेस, C फॉर करेक्टनेस। देन लास्ट है कंसिडरेशन। चलो एक बार सिर्फ ये याद कर लेते हैं, क्या है आपका पहला क्लैरिटी। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि हमें ये देखना है कि हमारा मैसेज जो है क्लियर हो, फिर क्या है कंप्लीट हो, पूरा का पूरा दिया, आधा अधूरा मैसेज हमने नहीं सेंड किया हो। देन है कंसाइजनेस, भाई पढ़ेंगे। देन है कंक्रीट, ठीक है, ये भी पढ़ लेंगे। कर्टसी, ये भी हम पढ़ेंगे। करेक्ट, C फॉर करेक्ट, ओके। देन इज कंसिडरेशन। तो ये कुछ 7 है आपके कम्युनिकेशन के C's, जिसको आपको याद रखना होगा। आपके बुक में अच्छा डायग्राम भी दिया है, तो आप वो डायग्राम को देख सकते हो, उसमें कैसे आपको पूरा ऐसा राउंड में दिया है,
थोड़ा याद रहेगा। तो सी फॉर क्लैरिटी, सी फॉर कंप्लीट, सी फॉर कंसाइज, सी फॉर कॉन्क्रीट, सी फॉर कर्टसी, सी फॉर करेक्ट, सी फॉर कंसिडरेशन। ये 7 C's है, ठीक है ना। तो बोलो एक और बार, क्या क्या है आपके 7 C's? सी फॉर क्लैरिटी, सी फॉर कंप्लीट, कंसाइज, कॉन्क्रीट, देन कर्टसी, देन करेक्ट एंड कंसिडरेशन, है ना। तो ये आपके है 7 C's। अब आपका जो पहला है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो क्लियर कट होना चाहिए। आपका जो आइडिया है, आपका जो पॉइंट है वो क्लियरली 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 आपको समझाना है। आपको बिल्कुल भी उसमें गड़बड़ नहीं करनी है समझाते हुए। और अगर आप लेटर लिख रहे हो, मेल दे रहे हो या लेटर लिख रहे हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई कि ना, अब देखो अभी कैसा है, आप मैसेज लिखते हो, बड़ा सारा मैसेज भेजोगे ना तो कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कंटिन्यूस हम एग्जाम में भी करते हैं, हम एग्जाम में पेजेस भरने के लिए भरते रहते 10-12 पेजेस भरते हैं। बीकॉम के एग्जाम में तो 12th में भी आप लोगों ने किया ही होगा, तो आप बहुत सारे पेजेस भरते हो। ऐसे बोलते हो ना, जितने पेजेस भरोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। उसमें आपका टीचर लिटरली आधी चीजें तो आपकी पढ़ता भी नहीं है, बिकॉज कौन पढ़ेगा भाई ऐसे 40-40 50-50 पेजेस। और ऐसे दिन में तो कितने उनके पास पेपर्स आते हैं करेक्ट करने के लिए, वो लोग पढ़ पाते हैं क्या? नहीं पढ़ पाते। तो क्या समझ रहा है कि हमें बड़ा बड़ा मैसेज नहीं लिखना। और स्कूल में आपको बोला होगा ना कि बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ऐसे बुलेट में लिखो, ऐसे पैरा का पैरा मत लिखो, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। भाई एटलीस्ट पैरा बना रहे हो तो थोड़ा अच्छा पैरा बनाओ, शॉर्ट पैरास बनाओ, 1-2-3 लाइन का, फिर 2-3-4 लाइन के, ऐसे छोटे छोटे पैरास बना भी रहे हो तो। बट प्रेफरेबल क्या है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ताकि टीचर को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और वो आपका पेपर को अच्छा दे। और देखना जो पैराग्राफ से बड़े बड़े एक पेज के पैराग्राफ लिख लेते थे बच्चे, उन लोगों को ना मार्क्स कम मिलते थे, टीचर पढ़ता ही नहीं था, बोर हो जाता था। क्या तो पढ़ना, बोले इतना सब कुछ लिखा है, नहीं हो पा रहा है, बोर हो रहा है पढ़ने के लिए। बट जो बुलेट पॉइंट्स लिखते थे ना, उनको मार्क्स भी ज्यादा मिलते थे, उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता था, और सामने वाला जो टीचर है वो भी पूरे डिटेल से रीड करता था और उनको बहुत अच्छा लगता था पढ़ के। तो ये आपको ना आपकी क्लैरिटी देती है आपके मैसेज में। अगर आपने बड़ा सारा मैसेज लिखा तो उसमें क्या होगा ना, आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो कोर मैसेज है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा, आपसे छूट जाएगा, या तो रिसीवर से छूट जाएगा। रिसीवर समझ ही नहीं पाएगा कि आपको एक्चुअल में मेन टॉपिक क्या है, क्या इतना सारा पढ़ रहा है वो, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है यार, नेचुरल है। तो ऐसे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको ना एक तो बुलेट पॉइंट्स में लिख लो, या तो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ बड़े बड़े। ये आपको काम में आएगा आपकी एग्जीक्यूटिव्स की एग्जाम में, जहाँ आपकी थ्योरी राइटिंग होंगी। यहाँ तो एमसीक्यूज है तो नो टेंशन, बट आपका जो एग्जीक्यूटिव है ना, वहाँ थ्योरी राइटिंग होंगी, वहां पे ये बहुत काम में आएगा। और एग्जीक्यूटिव में प्रेफर करते हैं कि आप बुलेट पॉइंट्स में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करो और लाइंस छोड़ो थोड़े से, ऐसा नहीं है चिपका के लिख दिया पूरा। थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छे से लिखो। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे काम आएगी, आपकी सबसे ज्यादा जो आएगी ना एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स के लिए आएगी। और उसके बाद जो आप आगे जॉब करोगे वहां तो आपको सीएस में यही काम है, तो आपको वहां पे भी बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो देखा, हम थोड़े इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स पढ़ लेते क्या क्या है। पिकिंग आउट द ब्रीफ, एक्वेंटेड एंड ऑल्सो एफर्टलेस वर्ड्स एंड फ्रेज। भाई क्या बोल रहे हो, ब्रीफ में लिखो, छोटा सा लिखो, समरी बना दो। जो लिखना चाह रहे हो ना छोटे वर्ड्स में अच्छी तरीके से, छोटा सा बट स्वीट, समझ जाएगा ना, कोर मैसेज जो है वो पहुंच जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देन वर्ड्स एंड फ्रेजेस acquainted with effortless words and phrases, यानी कि भाई ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करो जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द वर्ड कुछ भी शशि तरूर मत बनो, अच्छे से यूज करो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। देन पिकिंग आउट कन्वर्सेशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस रादर देन पोएटिक टाइप्स। पोएटिक टाइप से बेटर है कि जो हम डेली बातचीत में यूज करते हैं ना, वैसे वर्ड्स यूज करो, यानी रेगुलरली यूज वर्ड्स ज्यादा करने चाहिए। देन कंस्ट्रक्टिंग सक्सेसफुल पैराग्राफ्स एंड आल्सो ग्रामेटिक कंस्ट्रक्शन। भाई ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए। एक ग्रामर अगर सही नहीं होता है ना, कहाँ पे पंचुएशन मार्क होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना। बिकॉज अगर आपने इतनी सी भी गलती कर दी ना, एक तो देखो आप सीएस बनने वाले हो, अगर आपने एंड अम्ब्रेला की जगह अम्ब्रेला कर दिया
तो कहीं थोड़ा सा इंप्रेशन खराब हो जाता है। और छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं हम, डीप में तो जा ही नहीं रहे। देन आपका जहाँ पे कॉमा आना चाहिए वहां आपने नहीं डाला, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। हमने वो रेगुलरली वो वाला सेंटेंस देखा है, अ वुमेन इज नथिंग विदाउट मैन, है ना। तो वहां पे आप सिर्फ पंक्चुएशन को इधर उधर कर दो, पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता। अ वुमेन कॉमा इज नथिंग विदाउट अ मैन, पूरा सेंटेंस चेंज। अ वुमेन इज नथिंग विदाउट अ मैन, इसके लिए अगर आप इसमें थोड़ा काइंड ऑफ ऐसी कुछ सेंटेंस था वो, आई गेस आई एम यूजिंग द राइट सेंटेंस, बट हाँ ऐसी सेंटेंस था, और इसमें आप कॉमा चेंज कर देते ना, सारे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। फिर आता आपके ग्रामर में, और क्या आएगा आपका, आपके ग्रामर में आपका आएगा आपका कहाँ पे आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, नाउन यूज कर रहे हो ना, ये भी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। गलत जगह गलत चीज यूज कर लेते हैं, डज की जगह डू यूज कर लिया, थोड़ा इंप्रेशन खराब हो जाता है। और इवन कभी कभी तो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, इसलिए आपको ऐसी छोटी छोटी बातें चेंज करनी। और इवन हमने वो होमोनिम्स देखे थे, है ना, होमोनिम्स देखे थे, तो वहां पे भी अगर आपने इफेक्ट की जगह अफेक्ट कर दिया, लिखने में हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक, तो क्या हो जाएगा भाई, मीनिंग तो चेंज हो रही है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका ग्रामर का कंस्ट्रक्शन भी सही होना चाहिए। देन हाँ, अगर आप उसमें कोई इनडायरेक्ट स्पीच डाल रहे हो तो स्पीच भी अच्छे से डालना है। तो आपको बहुत सी डिटेल में चीजों को, जो हम ऑब्वियसली सीखने ही वाले इसमें, तो आपको ये सारी चीजों का टेंशन लेना है क्या, नहीं, क्योंकि हम तो सब सीखने ही वाले। देन सप्लाइंग इलिस्ट्रेशन केसेस अलोंग विथ विजुअल सपोर्ट्स व्हाइल अपीलिंग, क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा ना, हाँ आप ही देख लो, छोटे बच्चों की बुक्स कितनी अच्छी होती है यार, कितनी अच्छी, इंटरेस्ट आता है हमें पढ़ने में, इतने सारे पिक्चर्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, तो हमें भी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो इसलिए बोला जाता है विजुअलाइजेशन होना काफी अच्छा होता है। जैसे अगर बिजनेस में आप बिजनेस में हो, बिजनेस एनवायरमेंट में हो, मैं सॉरी कोई बिजनेस में हो, कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पे जब भी कोई नंबर वाली चीजें आती है तो उसको ग्राफ्स में दिखाना ज्यादा बेटर होता है, या पाए में दिखाना ज्यादा बेटर होता है, इंटरेस्ट आता है लोगों का देखने में। एंड दैट टू शुड बी कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलरफुल में ऐसे आपको दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। आप नोट्स देख लो, आपको कलरफुल नोट्स मिलती है ना, पढ़ने में मजा आता है, ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स में बोर होता है। तो इसके लिए आजकल सबकी कोशिश है कि कलरफुल नोट्स ही दी जाए, ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलरफुल नोट्स ही दी जाए। तो इसलिए आपको क्या है, आपको ग्राफिक्स जब मिलता है, आपको जब विजुअलाइजेशन, आपके आंखों को कुछ देखने मिलता है ना, तो उसे समझ और ज्यादा क्लैरिटी होती है चीजों में। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको क्लैरिटी लानी है अपने कन्वर्सेशन में, अपने कम्युनिकेशन में रादर, तो आपको क्या देना है, विजुअलाइजेशन भी आप दे सकते हो। देन स्टे अवे फ्रॉम टेकी वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड ऑल्सो जार्गन्स। टेकी वर्ड्स मतलब क्या, आईटी वालों के वर्ड्स जो हमें समझ में ही नहीं आते, वो वर्ड्स वो लोग यूज करें तो आपको समझ में नहीं आएगा। लॉ के अगर आपने वर्ड्स कॉमन लेमैन के सामने यूज करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर मेडिकल प्रोफेशन मैं आपका डॉक्टर समझ लो, आपके मेडिकल एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से जैसे बात करता है, मतलब मेडिकल टर्म्स में वो लोग बात करते हैं, वैसे ही बात अगर वो आपसे करे तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं। तो अगर समझो किसी को साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं और बोले अरे यार H2O देखा था मैंने बट वो खराब हो गया था, आई मीन उसमें पूरा डर्ट चला गया, एंड देन लाइक क्या होता है H2O, क्या होता है H2O, बट सिंपल टर्म में तो इट इज वाटर, पानी ही है वो। अगर आप बोलोगे अरे मैंने पानी देखा था लेकिन वो खराब हो गया है, अगर आप ऐसा बोलोगे तो लोगों को इजीली समझ में आएगा। अगर आप कोई जार्गन यूज करोगे, साइंस वाला साइंस जार्गन यूज करेगा, जार्गन हमने पढ़े थे, है ना, हमने पढ़े थे, नहीं याद है तो भाई जाओ पीछे थोड़ा सा रिवाइजन कर लो, जार्गन का मीनिंग देख लो, मैंने पढ़ाया है। तो आपको जार्गन भी याद रखने की, आपको लोगों के सामने नहीं बोलना है। यू नो कि हमारा जब हमारे कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट का एक सेमिनार हुआ था, वहां पे मैम ने स्पेसिफिकली हमें ये बात बोली थी कि भाई जार्गन्स यूज नहीं करने हैं। अगर आप लॉयर हो और आप एक नॉन लॉयर के साथ बात कर रहे हो जो आपके प्रोफेशन में ही नहीं है, साइंस वाला है समझो, या कोई भी है, MBA है, अगर आप उसको लॉ लैंग्वेज में बात करोगे ना तो ही विल गेट बोर्ड बाय यू, उनको बात करना पसंद ही नहीं आएगा। बट अगर आप आपका खुद का बट अगर आप नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में उससे बात करोगे ना, उससे समझ में भी आएगा और उसे मजा भी आएगी बात करने में। एंड मेरी एक फ्रेंड है, सीरियसली मेरी एक फ्रेंड है, कभी हुआ तो मैं आप लोगों से बात करूंगी उसकी, वो बंदी लॉ के लैंग्वेज में ही बात करती, मतलब एवरीवेयर एवरी नाउ एंड देन शी विल कोट सम सेक्शंस, इधर उधर सेक्शन कोट कर देगी और ये एक्ट का नाम, वो एक्ट का नाम बोल देगी, ये एक्ट तूने ऐसे किया ना, अब देखो ये एक्ट के अंदर इस सेक्शन के अंदर तेरे को ऐसे हुआ, सामने लाइक भाई क्या बोल रही है। एंड हमने जब स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हुआ था, हमने उसी को पॉइंट आउट किया, तू ही है ये।
तो यू शुड नॉट बी लाइक दैट, एंड लिटरली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अदर पीपल नॉट ऑफ योर फील्ड, जो लोग आपके फील्ड के नहीं है, दे विल गेट बोर्ड। तो आपको कॉमन इंसान से बात करो, लेमैन लैंग्वेज में ही बात करनी है। तो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। तो आपको क्लियरली, इससे आपको क्या होगा, वेग मैसेज नहीं जाएगा, कुछ एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, क्लियरली आपके मैसेज जो है पहुंच जाएगा, है ना। और यही हमारे लिए तो जरूरी है। देन द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीट मैसेज भेजना है आपको पूरे फैक्ट्स के साथ मैसेज भेजना, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा आपने मैसेज भेज दिया। तो देखिए क्या है इसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको, जैसे बहुत बार हमने कम्युनिकेशन में बात की ही है कि आपको आपका जो सामने रिसीवर का जो माइंड सेट है ना भाई, उसको ध्यान में रख के आपको आपका मैसेज सेंड करना है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपने ये ध्यान में रखा तो आपका आधा मैसेज इधर ही सक्सेसफुल हो गया। सो अब जैसे जार्गन की बात कर लो ना, सामने वाला है कौन है भाई, आईटी डिपार्टमेंट का इंसान है, आप हो सीएस, जिसको लॉ लैंग्वेज अभी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी। आप आईटी डिपार्टमेंट को मेल डाले, लेकिन काफी हद तक लॉ लैंग्वेज में डाले, भाई वो बंदा समझेगा ही नहीं क्या बोल पा रहे हो। तो आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखा, नहीं रखा। आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख के ही आपको उससे बात करनी चाहिए थी। अब वो बंदा आईटी डिपार्टमेंट का है, उसको लॉ लैंग्वेज नहीं समझेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझाना होगा। ये प्रॉब्लम मैंने ये देखी है मेरे पुराने जॉब में। मेरे जॉब में क्या होता था, हमारा एक्चुअली है पूरा लीगल फॉर्म, मतलब लीगल कंपनी था, लीगल बैकग्राउंड था हमारी कंपनी का, और आईटी डिपार्टमेंट आधा, इट्स रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी का कंपनी था, इट्स रेड टेक सॉफ्टवेयर बन रहा था, वो ऑब्वियसली आईटी डिपार्टमेंट वाले का था। अब हमारे इसमें हमारी बहुत सी चीजें हुआ करती थी, ये प्रॉब्लम हमने बहुत फेस की थी स्टार्टिंग में, जब मैं नई आई थी कंपनी में। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि ये प्रॉब्लम यहाँ बहुत हो रही है, बट आज तक सॉल्व नहीं हुई। That's not my problem anyways, वो आज तक सॉल्व भी नहीं हुई। तो हमारा ना, हमें लॉ के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी होती थी, कुछ डिलीट करनी होती थी, और कुछ कुछ चीज़ें हमें ऐसे थे कि हमें सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस चाहिए। अब टू एक्सप्लेन देम कि ये चेंजेस हमें क्यों चाहिए, ये हमारे मैनेजर्स का काम होता था। एंड वो ठहरे पूरे आईटी डिपार्टमेंट के लोग, जिनको सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने से मतलब था, उनको कोई मतलब नहीं था कि तुम सॉफ्टवेयर में क्या इंसर्ट कर रहे हो। वो लोगों को काफी टाइम तक समझ में नहीं आता था भाई, हमारी 3-3 4-4 मीटिंग हो जाती थी, स्टिल दे कांट अंडरस्टैंड कि हमें चाहिए क्या सॉफ्टवेयर में अपडेट। और वो अपडेट अगर कुछ लेके आते थे ना, तो हमें उनका माइंडसेट ही नहीं समझता था कि भाई तू ये क्यों लेके आया है, बिकॉज सेंस ही नहीं बन रहा है, हमें तो सेंस ही नहीं लगा, और इस तरीके का चाहिए ही नहीं। तो अब आई कांट एक्सप्लेन यू इन डिटेल अभी, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर, उसका बहुत सारे मल्टीपल उसमें काम था, तो इट्स अ बिग, तो समझ लो वो क्या था उस कंपनी में। सॉफ्टवेयर जो था हमारा, उसमें ऐसे था कि हर कंपनी को क्या कंप्लायंसेस पूरे करने हैं ऑन डेली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, वीकली बेसिस या ईयरली बेसिस, या 7 ईयरली 12 ईयरली व्हाटएवर। अब ऐसा ना, एक कंपनी को कम से कम 100 लॉ लागू होते हैं, लाइक एप्लीकेबल होते हैं। 100 लॉज आर एप्लीकेबल टू एटलीस्ट अ कंपनी, एक कंपनी मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा होता है। अब 100 लॉज है, इट्स इम्पॉसिबल कि वो ट्रैक रखें कि कहाँ पे किसको कौन सा लॉ कब क्या कंप्लायंसेस कंप्लीट करने। उसके लिए वी मेड अ सॉफ्टवेयर, लाइक माय कंपनी मेड अ सॉफ्टवेयर वेयर वी यूज्ड टू डू ऑल द रिसर्च रिगार्डिंग द कंपनी, देन उसको कौन से लॉ एप्लीकेबल है, देन आफ्टर दैट वी यूज्ड टू रीड ऑल द लॉज, एंड उसमें उस लॉ में भी, हर लॉ में ऐसा होता है ना कि पूरे का पूरा लॉ एक कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट होता है। तो which part of the law is applicable to that company, we used to insert that in the क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सुनने के लिए बहुत इजी है सीरियसली, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलना होता है, वर्डिंग्स भी लॉ की वर्डिंग्स ही यूज करके, बट डिक्टो हम बेयर एक्ट नहीं यूज कर सकते थे, बिकॉज जो हमारी जो कंपनी है और जहाँ पे ये जो बंदा है जो करने वाला है काम, वो कोई लॉयर नहीं था। हर कंपनी में ये जो काम कंप्लायंसेस कंप्लीट होने का है ना, वो लॉयर नहीं कर रहा था, वो कोई और कर रहा था काफी कंपनीज में, तो उसको ये समझना डिफिकल्ट था। तो दे आर लाइक कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज हमको नहीं चाहिए, मतलब जो हमारा एक्ट है उसकी जो बुक होती है उसको बेयर एक्ट बोला जाता है, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज हमें नहीं चाहिए, हमें ना सीधी सरल लैंग्वेज में समझाओ। अब आ जाती थी यहीं पे दिक्कत, ये काम था स्पेसिफिकली
मोटा मोटा बोला तो मेरा ये काम था कि हमें जो पूरा हम जो पढ़ रहे हैं उसे पहले खुद समझ लो और उसे समझाने की कोशिश करो। मेनली हमें कम्युनिकेट करना था एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये हमारा काम था। बट यहाँ पे बहुत बार दिक्कतें आई है, क्या आई है, बिकॉज वी आर यूज टू यूजिंग लॉ लैंग्वेजेस। लिखने में लॉ लिख रहे हो तो लॉ की लैंग्वेज, अब बीइंग अ लॉयर तो वी आर ट्रेंड फॉर 5-6 years कि भाई आप लॉ लैंग्वेज यूज करो, तो वी आर ट्रेंड फॉर इट। तो हमें यही दिक्कत आती थी जब हम वो सॉफ्टवेयर में डालते थे, एंड यही सेम दिक्कत आती थी जब हमें आईटी डिपार्टमेंट वालों को समझाना होता था कि भाई हमें ये चेंजेस चाहिए, इस रीजन से चाहिए, क्योंकि लॉ ऐसे बोलता है ना, तो ये चीजें एप्लीकेबल होगी ना, तो उसके हिसाब से हमें ऐसा अपडेट चाहिए। एंड ही इज लाइक क्या बोल रहे हो यार, नहीं समझ में आ रहा। जनरली इट स्टार्टेड हैपनिंग देन। अब तो थोड़ा थोड़ा वो लोग भी फेमिलियर होने लगे, तो थोड़ा सा काम इजी हो गया। दे ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स। जो भी हम एक्ट पढ़ते हैं दे ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग, मतलब वहाँ का मैनेजर जो है ही सेड कि भाई मैं ही रीड करना शुरू करता हूँ, लेट मी ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। कुछ डाउट आता है तो हमारे मैनेजर्स के पास, एनीवे तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग को, इन शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग को ध्यान देना। जैसे यहाँ पे जब हम लोग वो सॉफ्टवेयर में सारी इंसर्ट कर रहे थे ना चीजें, बहुत बार ऐसे मोनोटोनस काम हो जा रहा था, तो हम क्या करते थे, भाई ये लैंग्वेज तो आती है अपने को, अब क्या इसको लेमैन में लिखना है, सिंपल तो हमारे लिए सिंपल है, उसके लिए सिंपल थी क्या, वो नहीं थी। तो यही हमारी दिक्कत हो जाती है। तो आपको भी यही ध्यान रखना कि आप जिससे बात कर रहे हो उसको आपकी बातें समझ में आए, ठीक है। देन उसमें क्या क्या है, आपको क्या क्या फीचर्स में कम्युनिकेशन, ये कल कंप्लीटनेस को कवर करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा। कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहांसेस रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। क्या होगा, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। एंड हमारा तो पूरा काम सॉफ्टवेयर से ही था, तो हमें तो उसी पे पूरा डिपेंडेंट है। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है तो हमारा कंपनी का नाम खराब होगा कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर, दो वी वेर अमॉन्ग द बेस्ट। बट अगर थोड़ा भी एक आधे के साथ भी गलती हो जाती है तो वांदे हो जाते थे। एंड वी हैड मेनी बिग कंपनीज, ऐसा नहीं था कि मेरा छोटा मोटा कंपनी था, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, तो हमारा नाम भी बहुत था मार्केट में। इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। देन अगर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, जैसे अगर आपने कंपनी पूरा चलो हम ये आगे देखते हैं, ये लास्ट में हम बात करेंगे इस पे, ओके। मोर ओवर दे आर कॉस्ट सेविंग एज नो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग एंड नो एडिशनल कॉस्ट इज इनकर्ड इन कन्वेइंग एक्स्ट्रा मैसेज इफ द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। अगर समझो अगर आपको बोला गया कि भाई जनरल मीटिंग है, एजीएम है, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके लिए नोटिस भेजो, आपने आधी अधूरी नोटिस भेजी, और क्या है, नोटिस तो आपको पब्लिश भी करनी होती है पेपर में। अगर ये पेपर में पब्लिश किया आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना होगा, प्लस आपका टाइम भी जाएगा, क्योंकि अब आपको हर शेयर होल्डर को फिर से मैसेज मेल करना होगा, या मेल कर रहे हो तो मेल, या पोस्ट से भेज रहे हो तो पोस्ट, तो आपको फिर से ये सारी चीजें करनी होंगी। तो सोचो कितना टीडियस काम है, आपका पैसा कितना जा रहा है, टाइम भी कितना जा रहा है। यानी आपका टाइम इज मनी, हमने सुना। अगर कंपनी ने वापस से पूरा मेल करने बैठ, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट मैसेज भूल गए, आपने इनकम्प्लीट मैसेज भेजा, अगर आपने कुछ भूल गए तो क्या होगा, आपको वापस भेजना होगा। तो यहाँ आपको पेपर में पब्लिश करने का भी पैसा लगेगा, प्लस जो आप मेल करने के लिए जो आपका जो ऑफिस टाइम है वो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा, लेकिन 1-2 घंटा और आपका वेस्ट होगा इसमें, जबकि आप कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकते थे, बट कर पा रहे हो क्या, नहीं, क्योंकि आपका पहला जो मैसेज था ना वो इनकम्प्लीट था। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो, आधा अधूरा ना हो। और कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेरेवर रिक्वायर्ड, इट लीव्स नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। यानी क्या बोल रहे हो, अगर आपने नोटिस भेजी है तो हर डिटेल देनी, यानी कैसे, आपने ये बताना है कि देखो इतनी डेट पे हमारी मीटिंग है, ये प्लेस पे है, इसका एजेंडा ऐसा ऐसा, हम इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरे एजेंडाज भी जो आप डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको उधर मेंशन करने होंगे। यानी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी, चेयरमैन ये रहने वाला है, ये है, ये डायरेक्टर्स है, ये व्हाटएवर। तो काफी आपको डिस्कशंस उसमें देनी होगी, काफी सारी डिटेल्स उसमें देनी होती है एजेंडा नोटिस में। अगर आपने इसमें से ये आपने ऐसा मैसेज किया कि देखो हमारी मीटिंग ना 14 अप्रैल को है, 14 अगस्त को है, और 14 अगस्त को हमारी मीटिंग है, एंड देन वहाँ हमारी मीटिंग का टाइमिंग है 7 to 8, प्लीज डू विजिट एंड दिस आर द एजेंडास।
आपने एड्रेस ही नहीं दिया, आपने एड्रेस ही नहीं दिया, या हो गया आपका इनकम्प्लीट मैसेज, कंप्लीट ही नहीं है, एड्रेस भूल गए आप, आपको क्या करना होगा, फिर से सबको एड्रेस सेंड करना होगा। ये एक आपने इनकम्प्लीट मैसेज दे दिया, लोग कंफ्यूज हो गए कहाँ आए। या फिर आपने एजेंडा में लिख दिया कि वी हैव टू एडमिट द, नहीं, वी हैव टू टॉक अबाउट कि वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग द मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्टर्स। क्या डिस्कशन, कौन से मैटर्स पे, क्या दिक्कत हुई भाई, थोड़े बुलेट पॉइंट्स तो दे कि क्या है, रिटायरिंग डायरेक्टर के लिए है, या न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना है, या कोई डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है तो उससे रिलेटेड आपको डिस्कशन करनी है। You can't say कि we have to discuss in the meeting, discussion will be held on the topic related to, on all the issues related to directors. This is a very incomplete message. Complete ही नहीं है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, जो रिसीवर है यानी आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या के लिए भाई, क्यों डायरेक्टर छोड़ के जाने वाला है, या वो रिटायर हो रहा है, या फिर हमें उसे टर्मिनेट करना है, या उसने कोई फ्रॉड कर दिया तो जिसको हमें डिस्क्लोज करना है, तो हमें ये सारी डिटेल्स पता ही नहीं है। तो आपको इसलिए कंप्लीट एजेंडा में ये पॉइंट्स लिखने होंगे कि रिगार्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर विथ हिज नेम, और रिगार्डिंग द क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टर विथ हिज नेम। तो लोग भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च एंड डिटेल में बातें करके आते। तो यू हैव टू गिव दिस कंप्लीट मैसेज। आपने इनकम्प्लीट भेजा तो क्या होगा, कंफ्यूजन, जैसा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो किस बात पे, वैसा नहीं होना चाहिए। देन complete communication helps in better decision making by audience readers. Listen, this is important. Complete communication helps in better decision making by audience readers, receivers of message, as they got all desired and crucial information. अगर उनको सारी डिटेल, जैसे अगर आपने नोटिस में सारी डिटेल दे दी, बोला आपने जगह भी बोल दी कि भाई इस हमारी दिल्ली में हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे इस टाइम पे मीटिंग है, तो लोगों को ये क्लियर हो गया। आपने डायरेक्टर्स की भी डिटेल्स दे दी तो उनका डिसीजन सही होगा, मतलब वो जनरल मीटिंग में आके ब्लैंक नहीं रहेंगे, अच्छा इस डायरेक्टर के बारे में वो देखना पड़ेगा, दे वोंट बी ब्लैंक, वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे जनरल मीटिंग में। इवन अगर उनको कोई आपत्ति है कि ये डायरेक्टर को नहीं वापस, आप समझो किसी को री इलेक्ट करना है, किसी को आपत्ति है री इलेक्ट नहीं करना है, तो उसके लिए क्या उससे बोलना है, क्या क्या रीजन से उसे री इलेक्ट नहीं करना है, उसके लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेगा, यानी उसका डिसीजन जो है वो सही रहेगा, वो कुछ गड़बड़ में कोई कुछ गलत डिसीजन नहीं लेगा, और मेनली वो खुश रहेगा कि आपने बता दिया, तो ही विल बी वेरी वेल सेटिस्फाइड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। Then it pursues the audience, ठीक है, तो ये ऑडियंस को क्या करेगा भाई, परस्यू करेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंप्लीटनेस ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस में। देन ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो अभी 2 पॉइंट पढ़े, 2 पॉइंट का फटाक से रिवीजन कर लो, देन हम रिटर्न आते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज सातों के सातों पॉइंट्स कैसे भी खत्म करना है, ठीक है। तो अभी पॉज, go back and revise, okay. Then the next is principle of conciseness यानी ब्रीफ में छोटा सा छोटा लिखो, बड़ा लंबा चौड़ा फेंकने की जरूरत नहीं, तो दैट इज कंसाइजनेस। तो यहाँ पे ना प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस ऐसे बोलते हैं ना कि ब्रीविटी इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ब्रीफ में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ब्रीफ में अगर आप चीजें बता रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होगा, बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले को समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ब्रीविटी इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है भी ब्रीफ में कंसाइजनेस, कंसाइज होना चाहिए आपका मैसेज, ज्यादा आपने क्या बोलते हैं फेकम भागी नहीं करनी है। तो देखिए कंसाइजनेस मीन्स वर्डीनेस, यानी कि कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे इन अ लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट फॉरगोइंग द अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा है कि भाई आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो ना वो कम से कम वर्ड में यूज करो, बट सारे सीज, बाकी के जो हम आगे और सीज पढ़ेंगे, एक तो हमने पढ़ लिया क्लैरिटी और कंप्लीट तो हमने पढ़ लिया, और ये बाकी के जो 7 सीज है ना उसमें सबको ध्यान में रखते हुए आपको आपका मैसेज को कंप्लीट करना है, जहां जरूरत है वहां एलॉबरेट करना है, इफ नीडेड, इफ नॉट नीडेड कम से कम वर्ड्स में आपको एक्सप्लेनेशन दे देना है। जैसे हमारे आप नोटिस देख लो, वहां पे शॉर्ट एंड स्वीट आपको ICSI की नोटिस में शॉर्ट एंड स्वीट आपको सब बता था, 2 पेज में उन्होंने डिटेल्स दे देती है कि हमारे सारे जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन हो रहे हैं, इस दिन पे हो रहे हैं, इस रीजन से हो रहे हैं, एंड ऑल दो स्टफ
शॉर्ट एंड स्वीट में उन्होंने सब डिटेल्स दे दी, यानी हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे दोनों पेपर रीड करने को। अब यही वो डिटेल में देते कि ड्यू टू कोरोना वायरस विच स्टार्टेड इन March 5th, first we actually your attempt was due on June, but we had to क्या बोलते हैं, postponed it to July, then again now we have to postpone it to August. Then now we have decided that after thinking a lot, having multiple meetings with our directors, considering all the situations and taking in mind all the about the considering the benefit of the students, we have decided to postpone our exam in December. So in December we will be combining both the attempts, and we had thought a lot about it. Every director has given his best opinion. One of the directors said कि it will be best for us to postpone the exam. This is the very first time in the entire life of ICSI कि that we have to postpone the exam. So we hope कि your studies won't be affected by it and blah 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 blah. भैया इतना सब कुछ लिख रहे, बोर हो जाओगे आप पढ़ के। मैं तो बोल के बोर हो गई, आप तो सुन के भी बोर हो गए होंगे कि क्या मैम भी बोल रहे हो गए थे ना। यही शॉर्ट एंड स्वीट में बोल देते कि भाई जो अगस्त में एग्जाम होने वाली थी ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस, वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन इट टू December 2020. बोथ द अटेम्प्ट्स विल बी कंबाइंड बस। एंड कौन से आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे, सारे all the CS exams including for foundation and CS EET executive and professional will be postponed. बस इतना ही लिख देते तो काफी था, बाकी डिटेल दे दो नीचे कि कौन सी एग्जाम कब होने वाली, खत्म बात, शॉर्ट एंड स्वीट जैसा उन्होंने दिया। एक्चुअल में उन्होंने ऐसे ही दिया। अब पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वैसा दिया होता तो आप बोर हो गए होते ना। तो आपको इसलिए ध्यान रखना कि ब्रीफ में बताना बैकग्राउंड में क्या स्टोरी हुई, डायरेक्टर ने क्या बात किया, फिजूल की बातें क्यों करनी है, यहाँ वहाँ घूमना नहीं है, डिटेल्स ज्यादा देनी नहीं है, शॉर्ट में बता देना, शॉर्ट एंड स्वीट, खत्म बात। अच्छा लगता है सुनने को भी। दैट्स इट। ठीक है, चलो ये आपका है कंसाइजनेस। अब इसके भी हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। कंसाइजनेस को किस तरीके से आपको कंसाइज मैसेज लिखना है। इट इज बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग। ओके फाइन, टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है। ऑब्वियसली टाइम सेविंग है कि आपको ज्यादा ब्रीफ में नहीं लिख रहे हो, आप कोई बुक नहीं छाप रहे हो, छोटा सा मैसेज में भेज सकते हो डिटेल। और कॉस्ट सेविंग क्यों है, कोई नोटिस, अगर आपको कोई नोटिस AGM की नोटिस या आपको IPO की नोटिस कि भाई फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर अगर आप दे रहे हो, आपकी कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है तो आप IPO दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको देना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट, अपने एड पेपर में पूरा पब्लिकेशन देना होता है। उसमें अगर आपने डिटेल में पूरा प्रोस्पेक्टस छाप दिया तो भाई पेज ना, जो पेपर है ना, वो पेपर आपका छपना ही, वो पेपर में बाकी की न्यूज तो कुछ नहीं रहेगी, 10 पेपर सिर्फ आप ही से रिलेटेड रहेंगे। ये सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो सिर्फ आपको इतना ही देना कि वी ब्ला 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 कंपनी हैव डिसाइडेड टू लिस्ट our company on stock exchange for the very first time, hence we are offering IPO to all the shareholders. You are welcome to buy our shares on this date. The window is 10 July से 12 July तक, that's it. And the share price will range from price of share will range from 365 to 400, and you have to and the batch is of 15,000 rupees. इतना सा डिटेल ही आपको देनी है। आपको ये सारी चीजें में प्रोस्पेक्टस में जो भी आप देते हो आपको वो पेपर में छापने की जरूरत नहीं है, या तो डिटेल भी देने की जरूरत नहीं है कि आपने इस दिन डिसाइड किया, आपने इस दिन आप खुद को लिस्ट करे हो, ये करे हो, वो करे हो, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर फाइनली आप अभी ये कर रहे हो। तो आपको इतनी डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है। आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सिर्फ बताना है कि हाँ हम हमारा IPO लेके आ रहे हैं। इस तरीके से आप, अगर आप इतना बड़ा डिटेल में देते बैठे, समझो एक पेज भी आपने भर दिया तो कॉस्ट बढ़ जाता है ना। कोई पेपर का एक छोटा सा साइड लेने के बदले अगर आप पूरा पेपर ले रहे हो तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ना है, तो आपको आपका कॉस्ट बढ़ने नहीं देना। कम कॉस्ट होगा, टाइम सेविंग भी होगा, सामने वाले को शॉर्ट एंड क्रिस्पी चीज हमें पसंद आती है, क्रिस्प हमें मैसेज मिल जाएगा। देन it underlines and highlights the main messages as it avoids using excessive and needless words.
शॉर्ट एंड स्वीट है, तो ऑब्वियस है जो मैसेज है वो तो पहुंचना ही है, कोर मैसेज पे ही ध्यान देना है। बाकी क्या आलतू फालतू बातें हम करेंगे क्या? नहीं। हम नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी आप देखो, आप कभी नॉवेल्स अगर पढ़ रहे हो तो आप देखना, नोटिस करना खुद को कि एक जहाँ पे वो रूम को डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसा रूम है, वैसा रूम है, ऐसी वादियां थी, ऐसा था, वैसा था, हम बहुत बार ये चीजों को स्किप कर देते हैं, बहुत बार। एक बार टीडियस हो जाती है कि भैया बस बहुत ज्यादा डिटेल हो। कुछ कुछ चीजें रीड करना बहुत इंटरेस्टिंग, आई एम डिपेंड टू पर्सन, वो चीजें ऐसे स्किप कर देते कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं पढ़ना, अभी क्या ही है, अब पता है ना भाई वो रूम में बैठी थी, अब क्या जरूरत है वापस रूम को डिस्क्राइब करने की? जरूरत थी नहीं थी। तो आपको क्या है, आप भी ऐसी ऐसी चीजें स्किप कर देते हो, इंसान स्किप कर देता है, क्यों? आप बोर हो जा रहे हो पढ़ के। तो इसलिए आपको कंसाइज मैसेज देना है। अगर आप छोटा मैसेज दोगे तो आप आपके जो एक्चुअल में जो आपका मैसेज है ना, आप उससे भी भटकोगे नहीं, सामने वाले को भी आपका पूरा का पूरा मैसेज मिल जाएगा, और आपका क्या होगा, कन्वर्सेशन, आपका मैसेज क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा, है ना। देन कंसाइज देने में ये ऐसा नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंट पार्ट भूलना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डिस्कसिंग द इश्यूज रिगार्डिंग टू डायरेक्टर, भाई ये कंसाइज है भले छोटे कम वर्ड्स में, बट नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिटेल देने की जरूरत, तो मिनिमम डिटेल्स देने, ऐसे डिटेल में नहीं कि अभी ये डायरेक्टर है, इसने ये साल में ज्वाइन किया था, अभी ये साल उसका खत्म हो रहा है, तो अब इसको हमें रोटेट में वापस से इलेक्ट करना है या इसको भगा देना है, ऐसी बातें नहीं करनी है भाई। सिर्फ बोलना है कि दिस इज अ पर्सन can be is a retiring director, issue regarding re-election of the director, बस इतना ही आपको लिखना है। मतलब इंसान को समझ गया कि क्या बोलना है आपको, कि ये बंदा है अब रिटायर हो रहा है, तो इसके री इलेक्शन से रिलेटेड हमारी बातचीत होनी है ना, तो ऐसे। देन कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस। लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं छोटे मैसेजेस पढ़ना रादर बड़े बड़े। जैसे ट्विटर क्यों इतना सक्सेसफुल है? बिकॉज वहां पे 120 वर्ड्स की लिमिट है, और वहां पे ना आपको 120 वर्ड्स में खुद को एक्सप्रेस करना है, एंड पीपल यूज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। समझ में आ जाता है, मैसेज पूरा पहुंच जाता है, कुछ एम्बिग्यूटी नहीं रहती, और मजा आ जाता है पढ़ने में भी, और इच्छा होती है। इस वजह से ट्विटर थोड़ा ज्यादा फेमस है। फेसबुक के इतने बड़े बड़े पोस्ट कोई नहीं पढ़ता, बट ट्विटर पे आप बैठे बैठे स्क्रॉल करते करते ना जाने कितने ट्वीट्स पढ़ लोगे, बिकॉज इट्स शॉर्ट है, छोटे छोटे हैं, 120 वर्ड्स में उनको वाइंड अप करना है। अब पहले आप लोगों के साथ नहीं हुआ होगा, हमारे साथ हुआ था। हमें मैसेज में 120 की लिमिट होती थी, उसके बाद दो मैसेज हो जाते थे, और बहुत कॉस्टली होता था, क्योंकि 100 पहले 500 से 100 की लिमिट आ गई थी हम पे पर डे मैसेजेस की, उस वजह से दिक्कतें हो जाती थी। वी यूज्ड टू सेव आवर स्पेस, तो हम 120 मैसेज में कोशिश करते कि पूरा का पूरा मैसेज सेंड हो जाए जो हमें बोलना है। और फोन कॉल्स भी महंगे होते थे, तो ये मत बोलना कि मैं फोन कर लिया करूँ, नहीं भाई, तब महंगे होते थे। तो हमारा जो मैसेज हम जब सेंड करते थे ना, तो 120 वर्ड्स में हमें पूरा डिटेल में हम भेज देते थे। अब वो चीज़ हम ट्विटर पे करते हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो इसलिए ट्विटर इज मोर फेमस, बिकॉज वो छोटा मैसेज फटाक से समझ में आ जाता है इंसान को, और जल्द से, और मजा भी आ जाता है, खत्म हो जाता है, पढ़ के खत्म, सेटिस्फाइड। वही फेसबुक के बड़े बड़े पोस्ट कोई नहीं पढ़ता। आप यूट्यूब की देख लो, बड़े बड़े वीडियोस देखने को बहुत जान पाती, भाई इतना बड़ा वीडियो 10 मिनट का कौन देखेगा, नहीं देखना। बी यूनिक के 2 से 3 मिनट के वीडियो होते हैं, हम खुशी से देखते हैं, वाह। वाई वॉज टिकटॉक फेमस? बिकॉज 15 सेकेंड्स में आपको वीडियो कंटेंट बनाना है और खत्म करना है, एंड 15 सेकेंड दिन के लोगों के लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी ना, 30 सेकेंड्स दिन के कोई बड़ी बात नहीं थी, करते थे, बनाते थे लोग, और देखते भी थे। व्यूअर्स भी इसलिए ज्यादा थे, बिकॉज स्मॉल टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा था। दे वर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट, वॉट एवर उनको जो दिखाना था, और 30 सेकेंड्स में सब दिखा के खत्म कर देते थे। अभी ये चीज इंस्टा पे भी आई है, रील के नाम पे, वहां पे भी अभी 15 सेकेंड्स में एवरीवन इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। वही आप यूट्यूब पे बड़े बड़े देखना पसंद करते हो क्या? नहीं, वो हम रखते, कभी फुर्सत में देखेंगे, अभी बोर हो रहा है, तो वी डोंट प्रेफर व्यूइंग द लॉन्ग एंड डीप मैसेजेस और वीडियोस टू। तो फिर हम मैसेज कैसे बड़े बड़े पढ़ पाएंगे? इसलिए आपको कंसाइज मैसेज देना है। देन कंसाइज मैसेज इज नॉट रिपीटेटिव इन नेचर। ये तो है, ये रिपीटेटिव है क्या? नहीं। छोटा सा ही लिखना है तो बार बार आप वही वर्ड यूज करोगे क्या? नहीं। एग्जाम में आपको पेजेस भरने हैं, इसलिए आप बार बार रिपीट करते हो। My name is Suresh. Suresh is my name. I am a boy. I go to school. I wear blue color uniform. Blue color is the color of my uniform. हम रिपीटेशन करते हैं,
हमारे पे बुक सॉरी आंसर शीट में, बिकॉज हमने भरने हैं, इसलिए हमने भरने हैं और हमें मार्क्स नहीं मिलते। बट अगर आप छोटा सा अब आप जब CS एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो आपको यू हैव टू राइट द शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज, शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको आपका मैसेज देना होगा, आपको आपका आंसर लिखना होगा। आप बीकॉम के जैसा इधर नहीं लिख सकते, बीकॉम के जैसा लिखोगे ना डेफिनेटली कोई मार्क्स नहीं देना आपको, नहीं देना, ट्रस्ट में नहीं देंगे। यू हैव टू गिव अ शॉर्ट मैसेज, बट बीकॉम में आपको बड़े लिखना होता है, तो आपको कैसे छोटा मैसेज दोगे तो आपका जो रीडर है रीड कर लेगा, आपका जो मैसेज है, आपका जो आंसर है, बराबर जो क्वेश्चन पूछा था उससे आंसर मैच होता है, हाँ होता है, ओके फाइन गुड, मार्क्स दे देगा और आगे बढ़ेगा। अगर बड़े बड़े मैसेज लिखो ना, वो लिटरली नहीं पढ़ते, राइट करेंगे 0 या 1 या 2 मार्क्स दे देंगे, खत्म, पास भी नहीं होता वैसे। तो डोंट डू दिस, यू हैव टू अभी से आदत डालनी कि यू हैव टू राइट छोटे छोटे वर्ड्स में, सॉरी मिनिमम वर्ड्स में आपका पूरा का पूरा मैसेज पहुंच जाना चाहिए। तो दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, ठीक है। इट इज सॉरी करेक्टनेस नहीं, कंक्रीटनेस, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल बातें नहीं करनी, स्पेसिफिक जो बात करनी है उसी पे बात करो, अगऊ की बातें नहीं करना, फालतू की बातें नहीं करनी है। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, ठीक है। Then concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general. Fuzzy यानी unclear या vague messages नहीं होते या general नहीं होता, but particular जो topic पे आप जब ऑफिशियल लेटर लिखते हो वहां पे आपको सब्जेक्ट लिखते हो कि लीव एप्लीकेशन है ना, लीव एप्लीकेशन फ्रॉम स्कूल फॉर सो एंड सो डेट या लीव एप्लीकेशन फॉर सो एंड सो डेट, इतना ही लिखते हो। तो आपका पूरा जो एप्लीकेशन है उसी पे डिपेंडेंट होता है कि डियर या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, माय नेम इज दिस, स्टडीइंग इन दिस क्लास, I request you to grant me permission to be absent from school from this to this date, as I am going to visit my grandma who is sick, and therefore I request you to please क्या बोलते थे, हाँ, I request you to please approve my leave in the क्या बोलते थे हम लोग, in the anticipation of the same, thanking you। बस छोटा सा लिखा आपने मैसेज, डिटेल में खत्म हो गया, सर को समझ गया किसके लिए, आपके ग्रैंडमा बीमार है, आप उनको मिलने जा रहे हो इसलिए आपने ये लीव मांगी और वो अप्रूव कर लिए। वही आप इसको डिटेल में लिखते हो क्या, नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, बस उसी से रिलेटेड बात होनी है और जो इंपॉर्टेंट बात होनी है वो आपको देनी है, ठीक है। वही है कंक्रीटनेस, यानी पर्टिकुलर चीज के बारे में ही बात करनी है, जिसके लिए आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट जिस चीज से कर रहे हो, लेटर में कर रहे हो या ओरली कर रहे हो, तो जिस रिलेटेड कर रहे हो ना सिर्फ उसी से करना है। देन इसके क्या फीचर्स है, इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। कैसे स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स से ये सपोर्टेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो फैक्ट्स है, मतलब जो एक्चुअली हो रहा है उससे आप सपोर्ट करते हो। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि सेल्स हमारा बढ़ चुका है, तो आप बताओगे कि हमारा सेल्स बढ़ा, यानी अकाउंट्स बुक पे अपना प्रॉफिट बताओगे, तो इंसान को सामने डायरेक्टर को सेटिस्फैक्शन हो, अच्छा ठीक है चलो हमारा ये साल सेल्स बढ़ गया, वेरी गुड। देन द नेक्स्ट इज इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन। क्या होगा, इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड बिल्ड द रेपुटेशन। क्लियर वर्ड्स हम यूज करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो कंपनी में जो आपकी एज अ CS होगी ना, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, लाइक यार ये बंदे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो वैसे देन कॉन्क्रीट मैसेजेस आर नॉट मिस इंटरप्रिटेड, यहाँ पे चांसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं रहेगा। कॉन्क्रीट है, छोटा है, स्पेसिफिक है, तो यहाँ कुछ और इंटरप्रिटेशन करोगे नहीं, क्योंकि आप जो लिख रहे हो सिर्फ अपने टॉपिक के हिसाब से ही लिख रहे हो, है ना। तो यहाँ जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, आफ्टर ऑल फैक्ट्स और फिगर्स पे। यानी आप इसको सपोर्ट कैसे दे रहे हो, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ही सपोर्ट करो। जैसे आप लीव एप्लीकेशन मांग रहे हो तो किसके लिए मांग रहे हो, ग्रैंड माँ की रादर, जिसकी भी थी थोड़ा सा बीमार थे उसके लिए। एंड इफ स्कूल वाले लोग आस्क यू फॉर डॉक्टर सर्टिफिकेट, यू कैन गिव दैट विल बी योर प्रूफ।
सो मेनी स्कूल आस्क फॉर सर्टिफिकेट, है ना, आप स्कूल से एब्सेंट रहते हो तो आपको बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट दो, बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट कि आप बीमार थे विद द डॉक्टर सर्टिफिकेट, है ना। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, ठीक है। अब बाकी के जो 2-3 हैं नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज मेरे को ये मर्ज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं आगे के इसमें कंटिन्यू करूंगी। तो आपको ये 2 को रीड करना है, वी विल कंटिन्यू इट।